क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, आदिकाल का नाम आधार काल किस साहित्यकार ने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांत प्रिय द्विवेदी ने, मोहन अवस्थी ने। तो आदिकाल का नाम आधार काल मेरे प्यारे बच्चों मोहन अवस्थी ने रखा है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को, चंद्रकांता संतति को, अनाम दास का पोथा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है भाग्यवती। भाग्यवती उपन्यास है श्रद्धाराम शर्मा का। ठीक है, भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम शर्मा का। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ पुरस्कार, निरूपमा। तो सत्यार्थ पुरस्कार, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। यहाँ पर देखेंगे भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ मेरे प्यारे बच्चों विनोबा भावे की रचना है। भूदान यज्ञ किसकी है? विनोबा भावे की। और भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की है। निरूपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता, भाषा का महत्व। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है भाषा और आधुनिकता। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत भारती चरित्र काव्य, रामचरितमानस प्रबंध काव्य, पद्मावत महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य सही है, पद्मावत महाकाव्य भी सही है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य या फिर महाकाव्य ये भी सही है। भारत भारती चरित्र काव्य नहीं है, बल्कि भारत भारती खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती क्या है? खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। तो यही पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है, और रामचरितमानस तुलसीदास की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, और पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई की है। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? 5, 7, 4 या फिर 6? तो 4 में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, रामधारी सिंह दिनकर। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद 2 सुखने के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अबुल फजल, ख्वाजा अहमद, अब्दुल रहमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। 2 सुखने का रचयिता है अमीर खुसरो। इसके बाद अगला प्रश्न है, अज्ञेय की प्रथम काव्यकृति कौन सी है? बावरा अहेरी, इत्यलम, चिंता, भग्नदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भग्नदूत। अज्ञेय की प्रथम काव्यकृति है भग्नदूत। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है
उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में इसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, ठीक है, और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। संदर्भ आप लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। फिर दूसरा पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करना है आपको। लेखक कहते हैं कि विज्ञान नई चीज़ें बनाता है और उन चीज़ों को वैश्विक स्तर पर आसानी से समझने के लिए उनके जन्म स्थान द्वारा दिए गए नाम को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाता है, जिससे संचार और समझ आसान हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ के नामकरण को नया शब्द देता है? तो जिस देश में किसी चीज़ की सृष्टि की जाती है वही देश उस आविष्कृत चीज़ के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर देखेंगे, यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो उसे चीज़ को समझने में दिक्कत होगी, उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है? नई चीज़ों के आविष्कार होने का कारण है विज्ञान की प्रगति। इसके बाद अथवा करके दिया है, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि दया अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वह एक दूसरे से पूरा तादात्म्य में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बताए थे ना, वैसे ही लिखना है आपको। शीर्षक है इसका हम और हमारा आदर्श और लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? देखिए, जिसकी रेखा खींची हुई है। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कलाम जी भौतिकता और आध्यात्मिकता को ना तो एक दूसरे का विरोधी मानते हैं और ना ही भौतिक मानसिकता को गलत। आत्मा और पदार्थ सभी का अस्तित्व है, दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, अतः भौतिकता कोई बुरी चीज़ नहीं है। महर्षि अरविंद ने क्या कहा है? तो महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। देखिए, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, ठीक है। तो उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में अगला देखिए, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? तो जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है, ठीक है। अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अस्तित्व का मतलब होता है होना या मौजूदगी, तादात्म्य का मतलब होता है तल्लीनता, एक हो जाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा पौन से कहती है कि मथुरा रास्ते में यदि कोई, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई सूखी मुरझाई हुई लता पड़ी हो, सूखी मुरझाई हुई लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसको ले जा कर के श्री कृष्ण के पैरों के सामने गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और इस प्रकार से सीधे बता देना कि प्रेम से वंचित होकर के राधा किस प्रकार से नित्य मलिन और सूखती जा रही है, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ा होगा, कहाँ से लिया गया है? शीर्षक है पवन दूत का और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें है वियोग रस। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को क्या संदेश देना चाहती है? तो सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को संदेश देना चाहती है कि वह प्रेम से विरहित होकर किस प्रकार इस सूखी लता के समान दिन प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जाती है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने को कहते हैं? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के चरणों में रखने के लिए कहते हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, चलिए देखते हैं। ऊपर वाली 2 लाइन की, ठीक है। सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम की ला गिराना। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। व्याख्या, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, कि अगर कोई सूखी मलिन लता धरती पर पड़ी हो तो उसे उठाकर श्याम के पैरों के पास गिरा देना। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं यमुना के जल के बीच में चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोल रहर लहि नचत कबहू सोई मन भायो। कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के चंचल लहरों को पाकर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है और वह मन को अत्यंत सुंदर लग रहा है। मनु हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। चंद्रमा को के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यमुना के जल में निवास करता हुआ सुशोभित हो रहा हो। के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छपछायो। अथवा यमुना की तरंग अपने हाथ में चंद्रमा का चमकता हुआ प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए सुशोभित हो रही हो और यह सुंदरता चारों तरफ छाई हुई है। के रास रमन में हर मुकुट आभा जल दिख रहा था। अथवा रास क्रीडा में श्री कृष्ण के मुकुट की सुंदरता ही जल में दिखाई दे रही हो। के हरि उर हरि मूरत बसति ता प्रतिबिंब लखात है। यमुना के जल के हृदय में चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई हो और उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इसको आपने पढ़ा होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या है, कवि हैं और शीर्षक का नाम है यमुना छवि। प्रस्तुत पंक्तियों में रस अलंकार छंद। तो रस इसमें श्रृंगार है, छंद छप्पय है, अलंकार उत्प्रेक्षा मानवीकरण और अनुप्रास है। इसके बाद है मुकुर तथा लखात शब्दों के अर्थ। तो मुकुर का मतलब दर्पण, लखात मतलब दिखना। किसके मुकुट की शोभा जल में दिखाई दे रही है? तो श्री कृष्ण के, ठीक है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप तैयार करेंगे, नहीं तो आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद कवि का है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, ठीक है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। अथवा बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। इसके बाद 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। तो प्रश्न नंबर 8 का है, प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसका अनुवाद। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। संदर्भ ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 8 का खा नंबर है, क्या कह रहा है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परम पदाम पदम वृणेत ही विमृश्य कारण गुण लब्धा स्वयमेव संपदा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। अचानक आवेश में आकर कोई कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक सबसे बड़ी विपत्तियों का आश्रय स्थान है। इसके विपरीत जो गुणों पर लुब्ध होती है वह संपदाएं स्वयं ही विचार से कार्य करने वाले को चुन लेती है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पहला चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, भोजस्योदार्यम से। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या है, आकाश में तारे बिरल बिरल और स्थूल यानी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन
कम और बड़े गुण वाले होते हैं। जैसे मुनि का मन सर्वत्र प्रसन्न रहता है, वैसे ही आकाश भी सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। जैसे सत्पुरुषों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार भी दूर हो जाता है। जैसे आलसी लोगों की लक्ष्मी शीघ्र चली जाती है, वैसे ही रात भी जल्दी चली जाती है। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। इसके बाद रस अलंकार छंद से है, 6 अंक यहाँ से मिलेंगे और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है निबंध से, 9 नंबर का प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। इसके बाद 12 का पहला है नयनम का संधि विच्छेद, तो ने प्लस अनम होता है। ने प्लस क्या होता है? अनम। दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है नाविका का संधि विच्छेद, तो नाविका का संधि विच्छेद होता है 9 प्लस इका। क्या होता है? 9 प्लस इका। दुष्चरित्र में संधि है, तो इसमें है इश्चुत्व संधि। ठीक है, दा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। आजीवनम महादेव त्रिनेत्र, तो आजीवनम में अव्ययीभाव समास है, महादेव में कर्मधारय है, त्रिनेत्र में बहुब्रीहि है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु का एवं प्रत्यय बताइए। तो पठनिया, पठनिया में क्या है? पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। इसके बाद इसका दूसरा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। प्रेषिता, तो प्रेषिता में क्या है? प्रेषिता, प्रेषिता में अक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इसका खा नंबर है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। सा राज्ञा पुरुषा अस्ति, इसमें है षष्ठी से सूत्र से षष्ठी विभक्ति। नृषु द्विजा श्रेष्ठा, इसमें भी षष्ठी विभक्ति ही है। और सा पदेन खंजास्त, इसमें एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध पत्र लिखिए। 8 अंक का है। विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए जिलाधिकारी को पत्र, स्कूल की व्यवस्था को सुधारने हेतु जिलाधिकारी निरीक्षक को पत्र, और इसके बाद अपने घर तक खड़ंजा बिछाने हेतु ग्राम प्रधान को पत्र। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।